नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए एसएससी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर की ये सीरीज़ लेकर आई जाती है। तो चलिए आज का इसका जीएस का सेक्शन हम सॉल्व करते हैं। एंटी मलेरिया दवा कुनैन एक पौधे से बनाई जाती है, वह पौधा कौन सा है? एंटी मलेरिया दवा कुनैन जो है किस पौधे से बनाई जाती है? तो 51 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, सिनकोना। सिनकोना पौधे में एंटी मलेरिया एल्कोलॉइड, सिनकोनिडीन और कुनैन पाए जाते हैं। कुनैन को इस पौधे की छाल से निकाला जाता है। तो एंटी मलेरिया की जो दवा है कुनैन किससे प्राप्त होती है? तो यह एक पौधे से प्राप्त होती है। और कौन सा पौधा है? तो सिनकोना। एंडोसल्फेन जो आजकल खबरों में है, क्या है? एंडोसल्फेन जो एक खबरों में बना हुआ था, ये किससे संबंधित है? एक कीटनाशक है, एक उर्वरक है, एक सल्फा दवा है, या फिर एक प्रतिजीवी है? तो एंडोसल्फेन जो है यह एक कीटनाशक है जिसका प्रयोग पौधों और कीड़ों पर किया जाता है। एंडोसल्फेन अपनी अधिक विषाक्तता और जैव रसायन की क्षमता के कारण एक बेहद विवादास्पद कृषि रसायन बन गया है। तो ये विवाद में रहने वाला एक कीटनाशक है जो पौधों और कीड़ों पर इसका प्रयोग किया जाता है। घेंघा रोग के विकास का मुख्य कारण क्या है? 53 क्वेश्चन। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो हम जानते हैं घेंघा रोग जो है यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में एक महत्वपूर्ण घटक है। तो घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। 54 क्वेश्चन। किसी युवा व्यक्ति में HIV एड्स का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य लक्षण है? तो किसी युवा व्यक्ति में HIV एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा प्रमुख लक्षण है? लंबे समय तक पीतिया और दीर्घकालिक यकृत बीमारी नहीं, अत्यधिक रक्तहीनता, दीर्घकालिक अतिसार या लगातार अत्यधिक सिर दर्द। तो इसका आंसर हो जाता है डी, लगातार अत्यधिक सिर दर्द। एक स्वस्थ व्यक्ति के HIV वायरस द्वारा संक्रमित होने के 4 से 8 सप्ताह बाद HIV संक्रमण का तीव्र चरण शुरू हो जाता है। लगभग 30 से 60% व्यक्तियों में लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि अत्यधिक सिर दर्द, गले में खराश और तेज बुखार इत्यादि। तो 4 से 8 हफ्ते के अंदर ऐसे कुछ लक्षण हैं जो दिखाई देने लगते हैं, और उनमें अत्यधिक सिर दर्द, गले में खराश, तेज बुखार आदि प्रमुख हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्रुवीय भालू मांसाहारी होते हैं और कई आर्कटिक पक्षियों तथा मछलियों का शिकार करते हैं। हालांकि प्राकृतिक परिस्थितियों के तहत कोई ध्रुवीय भालू किसी पेंगुइन का शिकार नहीं करता। इसका रीज़न पूछा गया है क्योंकि पेंगुइन की मांसपेशियों में रासायनिक पदार्थ होता है जो ध्रुवीय भालू के लिए जहरीला है। पेंगुइन झुंड में रहने वाले होते हैं और हमेशा झुंड में चलते हैं, इसलिए एक ध्रुवीय भालू उन तक नहीं पहुंच सकता। सी, ध्रुवीय भालू पेंगुइन प्राकृतिक परिस्थितियों के तहत एक साथ नहीं रह सकते। एक उत्तरी ध्रुव पर रहता है और जबकि दूसरा दक्षिणी ध्रुव पर। और ध्रुवीय भालू पेंगुइन सहजीवी संबंध दर्शाते हैं और वे बर्फीली पारिस्थितिक तंत्र में रहने में एक दूसरे की मदद करते हैं। देखिए, ध्रुवीय भालू जो है पेंगुइन का शिकार क्यों नहीं कर पाते? तो इसका सही आंसर होगा सी। ध्रुवीय भालू पेंगुइन प्राकृतिक परिस्थितियों के तहत एक साथ नहीं रह सकते। एक उत्तरी ध्रुव पर पाए जाते हैं और दूसरे जो हैं दक्षिणी ध्रुव पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन। चमकीले दिनों में आप क्यों एक पेड़ के नीचे ठंडा महसूस करते हैं लेकिन इन टिन की छत के नीचे नहीं? चमकीले दिनों में आप क्यों एक पेड़ के नीचे ठंडा महसूस करते हैं लेकिन टिन के नीचे महसूस नहीं करते ऐसा? तो 56 क्वेश्चन। और आंसर क्या हो जाएगा इसका देखेंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के सामने। पेड़ों की हरियाली शीतलता प्रदान करती है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ऊष्मा अवशोषित कर लेती है, पत्तियां जलवाष्प को जल में परिवर्तित करती हैं जो कि एक ऊष्मा अवशोषित प्रक्रिया है, या पत्तियां कुछ पानी उत्सर्जित करती हैं जो गुप्त ऊष्मा के रूप में कुछ ऊष्मा अवशोषित करके वाष्पीकृत हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, आंसर होगा डी। पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन हमेशा होता रहता है। पत्तियों से उत्सर्जित पानी वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा को अवशोषित करता है, इसलिए वह क्षेत्र ठंडा हो जाता है। तो सही आंसर होगा डी। जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह असल में पानी नहीं होता बल्कि किससे स्रावित एक तरल पदार्थ होता है। तो जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो मुंह में जो पानी आ जाता है, यह पानी क्या होता है? तो लाला ग्रंथि।
ये होता क्या है? लाला ग्रंथि। देखिए, लाला ग्रंथि लार एमिलेज एंजाइम म्यूकस और भोजन को गीला करने तथा स्टार्च को पचाने के लिए पानी स्रावित करती है। जब हम अपनी पसंद का कुछ देखते हैं, सूंघते हैं या खाते हैं तो लाला ग्रंथि उत्तेजित हो जाती है और मुख गुहा से श्रवण करती है, जिससे मुंह में पानी आ जाता है। वस्तुओं के निम्नलिखित में से किस समूह में केवल जैव निम्नीकरण वस्तुएं शामिल हैं? वस्तुओं के निम्नलिखित में से किस समूह में केवल जैव निम्नीकरण वस्तुएं शामिल हैं? 58 क्वेश्चन, और आंसर हो जाएगा इसका बी, लकड़ी, घास और चमड़ा। लकड़ी, घास और चमड़ा सभी तीनों वस्तुओं का कार्बनिक पदार्थ हैं और सजीवों द्वारा प्राप्त की गई हैं, इसलिए जैव निम्नीकरण है। लकड़ी पेड़ों से प्राप्त होती है, चमड़ा जानवरों की खाल से प्राप्त होता है और घास प्राकृतिक होती है और हरी दिखाई देती है। कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है। निम्नलिखित में से किस जानवर के काटने से भी रेबीज होता है? तो कुत्ते के अलावा किस जानवर के काटने से रेबीज नामक बीमारी हो सकती है? तो 59 क्वेश्चन का आंसर होगा बी, चमगादड़। कुछ चमगादड़ खून पीने वाले होते हैं और जानवरों का खून से अपना भोजन करते हैं। यदि यह रेबीज से पीड़ित जानवर का रक्त पी लेते हैं तो यह रेबीज का कारण बनते हैं जब ये किसी अन्य जानवर को काटते हैं या मानव को काटते हैं। चलिए, आपने देखा कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, इसका भी कारण चमगादड़ ही बताए गए हैं। 60 क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? यह एक आनुवंशिक विकार है। प्रभावित व्यक्ति की उम्र जल्दी बढ़ने लगती है। प्रभावित व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। डी, प्रभावित व्यक्ति की मुंह खुले होने के साथ ही जीभ भी फैली हुई होती है। तो डाउन सिंड्रोम जो है, इसका लक्षण 21 अतिरिक्त क्रोमोसोमों का होना है। इसे ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम में दिए गए सभी लक्षण पाए जाते हैं। कौन से लक्षण? प्रभावित व्यक्ति की उम्र जल्दी बढ़ने लगती है, अर्थात डाउन सिंड्रोम में वाले व्यक्ति की उम्र जल्दी बढ़ने को छोड़कर प्रोगेरिया बीमारी का लक्षण भी होता है। आंसर होगा बी। स्वस्थ दांतों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कम मात्रा में आवश्यक होता है, लेकिन यह अधिक मात्रा में ले लिया जाए तो दांत धब्बेदार हो जाते हैं? स्वस्थ दांतों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कम मात्रा में आवश्यक होता है, लेकिन यदि यह अधिक मात्रा में ले लिया जाए तो दांत धब्बेदार हो जाते हैं? 61 क्वेश्चन, और इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्लोराइड। कम मात्रा में फ्लोराइड दांतों का संरक्षण प्रदान करता है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा के कारण फ्लोरोसिस हो जाता है, जो दांतों को खराब कर देता है। तो कम मात्रा में फ्लोराइड जो है दांतों को संरक्षण प्रदान करता है, लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ा दी जाती है तो फ्लोरोसिस हो जाता है, जो दांतों को खराब कर देता है। 30 से 40 मिनट की बारिश के बाद संग्रहित किया गया वर्षा का जल पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि इसमें 30 से 40 मिनट की बारिश के बाद संग्रहित किया गया वर्षा का जल पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि इसमें, आंसर होगा बी, जहरीले रासायनिक पदार्थ घुले होते हैं। कुछ देर बारिश होने के बाद वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषक बारिश के पानी के साथ नीचे आते हैं, जिससे इसका pH 5.6 तक आ जाता है और यह अम्लीय प्रकार का हो जाता है। वैश्विक वित्तीय संकट से उबरने के बावजूद भी हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से कमी आने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? इस संकट के कारण मौद्रिक और राजकोषीय प्रोत्साहन द्वारा मांग को दिया जाने वाला बढ़ावा अधिक था। निवेश बाधाओं के साथ सरल मौद्रिक नीति के परिणामस्वरूप 2011-12 के प्रारंभ में निगम और आधारभूत संरचना निवेश दोनों की शुरुआत धीमी की गई। तो इसमें जो सही आंसर हो जाता है वो आ जाता है सी, 1 और 2 दोनों कथन जो हैं ठीक हैं। 64 क्वेश्चन, भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है, मुख्यतः तेल कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी के भार को कम करने के लिए। सही आंसर यही हो जाएगा, तो बाकी ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत नहीं है। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया। पेट्रोलियम जो है इनसे सरकारी नियंत्रण को हटा लिया गया है, और इसका जो रीज़न बताया गया था हमें, वो बताया गया था तेल कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी के भार को कम करने के लिए। तेल कंपनियों को गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती थी
उस भार को कम करने के लिए, लेकिन इसका प्रभाव ये हुआ कि पेट्रोल के रेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में चीनी उद्योग से आंशिक रूप से नियंत्रण हटा लेने के भारत सरकार के निर्णय ने मिल मालिकों को खुले बाजार में चीनी बेचने की स्वतंत्रता प्रदान की है और राशन की दुकानों को सब्सिडी दरों पर चीनी आपूर्ति उपलब्ध कराने के कार्य से मुक्त कर दिया है। दूसरा कथन है, सी रंगराजन पैनल ने भी भारत में चीनी उद्योग से नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है बिल्कुल सत्य है? तो आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों ही कथन जो हैं बिल्कुल सत्य हो जाते हैं। इंग्लैंड में पहली औद्योगिक क्रांति होने के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? 66 क्वेश्चन, और आंसर हो जाएगा इसका सी। इंग्लैंड ने अनुकूल वातावरण स्थिति के कारण पवन या जल ऊर्जा द्वारा मशीन को संचालित किया जा सकता था। ओएनजीसी विदेश ने हाल ही में यानी सितंबर 2012 का क्वेश्चन है कि साथ एक निर्णायक समझौता किया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहे हैं हम एसएससी के, तो ये सितंबर 2012 से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक निर्णायक समझौता किया ओएनजीसी ने, किसके साथ एक निर्णायक समझौता किया? तो ये जो था यह अजरबैजान के साथ किया गया, और अजरबैजान की जो राजधानी है, यह कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है अजरबैजान, और इसकी राजधानी है बाकू। राजधानी हमसे पूछ ली जाती है तो बाकू। 68 क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो उस समय पूछा गया होगा। वर्ष 2012 में संशोधित कंपनी बिल की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? सीधे आंसर टिक करेंगे इसका सी। कंपनियों के संदर्भ में ऐसी कोई सीमा नहीं है जिसमें किसी व्यक्ति के ऑडिटर बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अब भारत में सभी उत्पादों के मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार यानी MBRT में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक को अनुमति प्रदान की गई। तो 69 क्वेश्चन, कितनी अनुमति प्रदान की गई? तो जिसकी अधिकतम सीमा जो थी कितनी रखी गई? 51%। अधिकतम सीमा 51%। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। निम्नलिखित में से किस संस्थानों ने भारत सरकार से भारत और विदेश दोनों में भारतीयों द्वारा काले धन का आधिकारिक अनुमान उपलब्ध कराने के लिए कहा था? 70वां क्वेश्चन, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान ने, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद ने, और राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। इसके सभी कोड जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? तो 71वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन यानी 1929 में यह अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया। 72 क्वेश्चन, दिल्ली का अंतिम सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था? दिल्ली का अंतिम सुल्तान जो था निम्नलिखित में से कौन था? सिकंदर लोदी, राणा सांगा, दौलत खान लोदी या इब्राहिम लोदी? तो हम जानते हैं बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया और मुगल वंश की स्थापना की, और यह दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक भी था। 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर ने दिल्ली सल्तनत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई? राज तरंगिणी जो है यह किसके द्वारा लिखी गई? तो इसे कल्हड़ ने लिखा। कल्हड़ एक कश्मीरी और कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई राज तरंगिणी का लेखक था। वराह मिहिर कौन था? वराह मिहिर जो है यह कौन था? 74 क्वेश्चन। तो 400 ईस्वी में भारतीय खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और दर्शन शास्त्री का नाम था वराह मिहिर। वह गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। तो आंसर होगा एक खगोल शास्त्री। द्वितीय अलेक्जेंडर के रूप में किसे माना जाता है? यानी दूसरा सिकंदर किसे कहा जाता है? 75 क्वेश्चन, आंसर होगा डी, अलाउद्दीन खिलजी।
दिल्ली के महान सुल्तानों में गिने जाने वाला अलाउद्दीन खिलजी एक रक्त रंजित तख्तापलट में सत्ता में आया। उसे सिकंदर सैनी की संज्ञा दी गई, यानी द्वितीय सिकंदर कहा गया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस पुर्तगाली गवर्नर ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया था? तो गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला जो पुर्तगाली गवर्नर था उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? प्लासी का युद्ध जो है किस किस के बीच लड़ा गया? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया और यह ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या हो जाता है? तो आंसर होगा सी, ZA भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1972 में शिमला सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए। बहते हुए रक्त को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो बहते हुए रक्त को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया? तो हवाई जहाज़ का आविष्कार जो था राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया। जबकि जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया, इन्हीं के नाम से नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और सी सोल्स ने टाइपराइटर का आविष्कार किया। यहाँ पूछा गया है हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया? तो राइट ब्रदर्स ने। जी मार्कोनी रेडियो, अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट और सी सेल्सो हैं टाइपराइटर की खोज से संबंधित हैं। निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं डी दूना नाम से। आप देखेंगे दूर दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए जो है दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जैसे दिया गया है अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, द्विफोकसी लेंस और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपसारी लेंस। अपसारी लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है और अभिसारी लेंस का जो उपयोग है यह दूर दृष्टि दोष में किया जाता है, जबकि द्विफोकसी लेंस का उपयोग जरा दृष्टि दोष में किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर का उपयोग जो है विद्युत धारा को मापने के लिए और गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है यह सर्किट में विद्युत धारा की जांच करने या मापने के लिए किया जाता है, जबकि हाइग्रोमीटर को आर्द्रता का स्तर मापा जाता है। हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया? उस समय का क्वेश्चन है और उस समय हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में योग गुरु रामदेव को नामित किया गया था। किस राज्य में सशस्त्र सेनाएं हटा ली गई हैं? किस राज्य में से सशस्त्र सेनाएं जो हैं अफस्पा, सशस्त्र सेना विशेष शक्ति अधिनियम, अफस्पा जो है हटा लिया गया। तो आंसर होगा बी, त्रिपुरा। मुख्यमंत्री मानिक सरकार ने 27 मई 2015 से त्रिपुरा से अफस्पा को हटा दिया था। ई पंचायत पुरस्कार 2014 किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर था ए, तमिलनाडु। उस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या है जिसका भारत ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो 86 का आंसर हो जाएगा डी, ब्रह्मोस। भारत ने 4 फरवरी 2015 को INS कोलकाता से सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। पारेचू झील पर एक कृत्रिम झील है, कौन सी नदी पर है ये पारेचू झील? तो हम देखेंगे सतलज नदी पर। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस समिति की सिफारिशों पर भारत में रेलवे बजट का सामान्य बजट से अलग कर दिया गया? किस समिति की सिफारिशों पर भारत में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था? 88 क्वेश्चन आप लोगों के सामने और आंसर होगा ए, अकवर्थ समिति।
भारत में रेलवे बजट को 1924 में बनाई गई अकबर समिति की सिफारिशों पर सामान्य बजट से अलग कर दिया गया और इसे 1924-25 में सामान्य बजट से अलग किया गया था। ये हम बजट वाले चैप्टर में पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों में ही पढ़ते हैं। तो रेलवे बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया था? तो 1924-25 में। किसकी सिफारिश पर अलग किया गया था? तो अकबर समिति की सिफारिश पर, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016-17 के टाइम में इसे फिर से शामिल कर दिया है। राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है? यानी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे संबोधित कर सकता है? आंसर होगा सी, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। हमारे संविधान के निर्माण में संविधान सभा द्वारा लिया गया समय कितना था? तो हम जानते हैं संविधान सभा ने हमारे संविधान का निर्माण 11 अधिवेशनों में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में कंप्लीट किया। आंसर होगा ए। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? 91 क्वेश्चन। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा बी, सरदार पटेल। सरदार पटेल जो थे यह प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अस्पृश्यता की समाप्ति होती है। अस्पृश्यता की समाप्ति होती है 92 क्वेश्चन। आंसर होगा सी, समानता के अधिकार के तहत। अनुच्छेद 17 के द्वारा जो समानता के अधिकार के अंतर्गत आ जाता है, अस्पृश्यता की समाप्ति होती है, यानी छुआछूत की समाप्ति होती है। कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संपत्ति का अधिकार? तो संपत्ति का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 300 को काम में शामिल करते हुए इसे एक वैधिक अधिकार बना दिया गया और ऐसा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में किया गया। सुंदरबन भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का उदाहरण है? सुंदरबन जो है यह भारत में किस प्रकार के वनों का एक उदाहरण हो जाता है? तो 94 क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ज्वारीय वन। दक्षिण एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है? दक्षिण एशिया में कौन सा देश जो है सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश है? तो आंसर होगा ए, बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है? कौन सा विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है? तो आंसर होगा ए, भारत। भारत जो है सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। 97 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अन्य विकल्पों की तुलना में सबसे अधिक पूर्वी देशांतर पर स्थित है? कौन सा शहर अन्य विकल्पों की तुलना में सबसे अधिक पूर्वी देशांतर पर स्थित है? 97 क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा आपका सी, लखनऊ। 97 का आंसर सी, लखनऊ। लगभग 1 बिलियन बाइट्स के बराबर माप वाली इकाई क्या है? लगभग 1 बिलियन बाइट्स के बराबर माप वाली इकाई। 98 क्वेश्चन। आंसर होगा डी, 1 गीगाबाइट। 1 जीबी जो होता है यानी 1 गीगाबाइट, इसमें 1024 MB होते हैं और यह 1 बिलियन बाइट्स के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे निचली झील है? विश्व की सबसे निचली झील पूछी गई है और ये हो जाती है, यानी सबसे गहरी झील पूछ रहा है। ये निचली बोला है लेकिन गहरी पूछ रहा है, तो आंसर होगा बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। आज का अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पर्वतीय पठार का एक उदाहरण है? कौन जो है अंतर पर्वतीय पठार का एक उदाहरण है? 100 क्वेश्चन। आंसर होगा सी, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार का एक उदाहरण है जो वलित पर्वतों द्वारा घिरा हुआ है। यह कुनलुन और हिमालय के बीच स्थित है। इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार भी है और इसी में स्थित पामीर की गांठ को विश्व की छत भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आंसर होगा सी, तिब्बत का पठार। इस प्रकार की सीरीज से जुड़े रहने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। अपने सभी ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।